जय आंटी देखने वाले बासा दर्शक विक्रम के राम राम और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज मैं मौजूद हूँ बिजू सफीदों का बिजू नागरिक अस्पताल है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी है DRJP चहल एड SMO MBBS DCS DNB बाल रोग विशेषज्ञ। भाई आपको पता है कि यहाँ पर है बिजू सफीदों के नागरिक अस्पताल में है। भाई जो छोटे केस आते हैं या कोई एक्सीडेंट का केस है या भाई बच्चों से लेकर कोई भी केस यहाँ पर आता है तो उनको है रेफ़र किया जाता है। लेकिन आज हम पहुँचे हैं, मैं आपको बताऊँ सफीदों के नागरिक अस्पताल में हम पहुँचे हैं और जानना चाहेंगे कि जो एड SMO दोस्तों DRJP चहल जो कि MBBS DCH DNB बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर है भाई पहुँचे हैं। अभी जो मैं आपको बताऊँ कि नए SMO यहाँ पर आए हैं तो जानना चाहें कि जो SMO हैं क्या अभी सफीदों के जो नागरिक अस्पताल के लिए क्या कुछ हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम अंदर जा कर के हैं उनसे बात आप करना चाहेंगे। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल चहल और मैंने अभी 15 दिन पहले ही यहाँ सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में एज एन इंचार्ज जो है ज्वाइन किया है। तो कुछ खामियां हैं यहाँ पे। जब आपने राउंड लिया सर तो क्या क्या कमियां देखने को मिली हॉस्पिटल की व्यवस्था में? हॉस्पिटल की व्यवस्था में मैंने एक तो इसके आउटलुक देखा है कि हॉस्पिटल का नाम ही नहीं लिखा हुआ है ढंग से कहीं पे जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये मेरे को यही ठीक नहीं लगी कि हॉस्पिटल का नाम, जैसे बाहर से अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह अगर आए तो गेट पे नाम हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है लिखा हुआ कहीं पे। एक जगह ढंग से लिखा, थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो मैंने उसके लिए आदेश दिए कि उसको रिपेयर करवा कर उसमें पेंट करवा के हॉस्पिटल का नाम लिखवाया जाए सबसे पहले। तो दूसरा, हॉस्पिटल की कुछ फर्नीचर है जो मैंने देखा है टूटा हुआ है, तो उसकी रिपेयर के आदेश दिए हैं कि उसको शीघ्र रिपेयर करवाया जाए जी। एक मुझे कुछ यहाँ पे ये पता लगा था कि जैसे डिलीवरी केसेस वगैरह को यहाँ रेफर ज़्यादा किया जाता है और यहाँ डिलीवरीज जो है वो कम होती है जी कंपैरेटिवली बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसके कंपैरिजन जी। में। तो मैंने अपने स्टाफों को सख्त आदेश दिया है कि कोई भी स्टाफ जो है डॉक्टर से परमिशन लिए बगैर किसी भी पेशेंट को रेफ़र नहीं करेगी। पहले कुछ ये पता लगा था कि स्टाफें शायद अपनी मर्ज़ी से रेफ़र कर देती थी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन छोटी मोटी होती थी। तो मैंने उनको ये आदेश दिया है कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत किसी मरीज़ को है तो उसको रेफ़र करने से पहले डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर उसको भी समझ में नहीं आए तो मुझसे डिस्कस करें। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो 24 घंटे जो है चालू रहता है। अगर पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा है डिलीवरी केस को तो ही रेफ़र किया जाए, अदरवाइज छोटी मोटी दिक्कत के लिए रेफ़र ना किया जाए। सपोज़ करो किसी का थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको इस चीज़ के लिए रेफ़र कर दिया जाए कि इसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कल को इसको दौरा पड़ सकता है, तो ब्लड प्रेशर की दवाई दे के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए रेफ़र नहीं करना। तो ये छोटी मोटी जो केसेस के लिए रेफ़र कर देते हैं उसके लिए मैंने उनको सख्त आदेश दिए। और साथ में मैंने नर्सिंग सिस्टर को भी आदेश दिया है कि ऐसी स्टाफ नर्सिस का नाम जो है वो चिन्हित किया जाए जो जानबूझकर पेशेंट को रेफ़र कर रही है। अगर कोई ऐसे ही मेरे नॉलेज में आएगी कि कोई अगर जानबूझ के कोई रेफ़र कर रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में सर दवाइयों की भी अक्सर कमी देखने को मिलती है। हमेशा जो दवाइयाँ हैं पेशेंट्स को बाहर के मेडिकल स्टोर से ही लेनी पड़ती है। देखिए, दवाइयों के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ सरकार हमें टाइम टू टाइम देती है। जो दवाइयाँ हमारे को मिलती हैं वो हम पेशेंट को ही देते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है, सभी प्रकार की दवाइयाँ जो हैं वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अभी भी हमारे पास दवाइयों की शॉर्टेज है, जिसकी मैंने डिमांड जो है सिविल सर्जन मैडम को की है हिंदी चीज़ में। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो हमें शीघ्र ही कुछ नई दवाइयाँ अवेलेबल करवाएंगी। तो जैसे ही दवाइयाँ आएंगी तो उससे उम्मीद है कि कुछ जो है वो दिक्कत दूर होगी। और शॉर्टेज तो गवर्नमेंट सेटअप जो है यहाँ 400-500 मरीज डेली आते हैं और इतनी सारी दवाइयाँ हर एक पेशेंट को हम देते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और हर टाइम सारी दवाइयाँ अवेलेबल कराना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ परचेज़ करने के लिए कोई अलग से यहाँ पे बजट नहीं होता। हमारे पास SKS है, SKS में जो थोड़ा बहुत कलेक्शन होती है उसमें इमरजेंसी के लिए हम जो दवाइयाँ हैं वो हमेशा परचेज़ करके रखते हैं। इमरजेंसी में तो नहीं प्रॉब्लम होती, पर रूटीन पेशेंट के लिए जो रूटीन के जो पेशेंट आते हैं उसमें अक्सर दवाइयों की थोड़ी कमी बनी रहती है। ये बात सच है जी। सर, इससे पहले आपके आने से पहले इतने सालों के रिकॉर्ड में आपने चेक किया कितनी बार यहाँ पर ब्लड चढ़ाया गया है और छोटे से छोटे एक्सीडेंट केस को भी बिना फर्स्ट एड दिए ही रोहतक PGI या खानपुर PGI में रेफ़र कर दिया जाता है। देखिए, ब्लड वाली तो जो बात है, मैंने यहाँ जो डॉक्टर मेरे से पहले जो चार्ज देख रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ ब्लड चढ़वाते नहीं हैं। जो भी पेशेंट आता है तो उसको ब्लड चढ़वाने के लिए हम रेफ़र कर देते हैं, जिसमें खून की कमी है जीन रेफ़र करते हैं जी। तो मैंने वो जो प्रथा है वो बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे अभी पेशेंट है मेरे पास एडमिट, तीन खून की थैली चढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पे ब्लड चढ़ाने का
किस्सा मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद पहला ही होगा ये केस जिसको यहाँ ब्लड चढ़ाया गया होगा। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि जिसमें खून की कमी है तो हमारे पास यहाँ पे मरीज़ को लेके आएँ, और अगर उसको खून चढ़वाने के लिए जीन जाने की या प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे बगैर पैसे के मरीज़ को खून चढ़ाएँगे। जी सर, जो एक्सीडेंट केस हैं उनको बिना एक्सीडेंटल केसेस के लिए भी मेरी नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा मामला आया नहीं है, ना ही तो वर्बली किसी ने मुझे बताया है, ना ही किसी ने कोई लिखित में कोई शिकायत दी है कि बगैर फर्स्ट एड दिए रेफ़र कर दिया है। जो मुझे पता है हमारे पास यहाँ डॉक्टर जो है वो एक डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहता है, और इमरजेंसी भी हमारी 24 घंटे खुली रहती है। अगर मेरे संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला लिखित रूप में या मौखिक रूप से अगर मेरे सामने अगर कोई आएगा तो जो भी कर्मचारी जिसमें भी उसकी कोताही होगी उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसको बगैर ही फर्स्ट एड दिए रेफ़र कर दिया गया। हमारे पास टाँके लगाने की भी सुविधा है, पट्टी करने की भी सुविधा है, फर्स्ट एड का तो सारा सामान है। तो ऐसा मेरी नॉलेज में अभी कोई केस नहीं। जी सर, काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर एक्सरे मशीन सब ठीक होता था, एक्सरे होते थे, लेकिन अभी इतने समय से यहाँ पर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही एक्सरे की मशीन ठीक है। नहीं, एक्सरे मशीन ठीक है और मुझे जो पता लगा है वो चालू हालत में है, लेकिन हमारे पास रेडियोग्राफर नहीं है। जी। अब ये कर्मचारियों की भर्ती करना तो सरकार के दायरे में आता है, हमारे दायरे में ये नहीं आता। तो उसके लिए भी मैंने जो सिविल सर्जन मैडम हैं उनको लिखा है लेटर यहाँ से कि हमारी जो मशीन है उसको सप्ताह में हमें एक रेडियोग्राफर दे दीजिए, सप्ताह में कम से कम एक दिन तो यहाँ पे एक्सरे हो। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो किसी न किसी की डेपुटेशन यहाँ पे करेंगे। जी। स्टाफ के साथ मीटिंग लेने के बाद सर क्या रणनीति बनाई गई है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसको सही ढंग से किया जाएगा? देखिए, मैंने जो डिलीवरी से रिलेटेड आपको बताया है कि भाई स्टाफों को निर्देश दिए हैं कि छोटे मोटे केस को किसी को रेफ़र ना किया जाए। उसी प्रकार बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में जो डील करते हैं तो उनके साथ भी मीटिंग की है, उनको भी बताया कि छोटे मोटे केसेस जिनको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बेमतलब में रेफ़र ना करें, जिनको हम यहाँ पे एडमिट करके इलाज कर सकते हैं उसका यहीं पे इलाज करें। उसके अलावा मैंने उनको ये भी निर्देश दिया है कि जैसे वो अब दूसरे कमरे में बैठ के मरीज़ देखते हैं, मैं इधर बैठ के मरीज़ देखता हूँ, तो मुझे पहले पता लगा था कि जो इंचार्ज यहाँ पे होते थे वो मरीज़ नहीं देखते थे। तो मैं अब ये मैंने तो आने के बाद एक अपना रजिस्ट्री अलग लगा दिया है जिसमें कि मैं डेली ये देख के मैं जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ मैं डेली मरीज़ देखता हूँ। मैं मरीज़ का नाम भी लिख रहा हूँ, मरीज़ की उम्र भी लिख रहा हूँ, वो किस बीमारी के साथ मेरे पास आया है वो भी लिख रहा हूँ। ये ऊपर नए मरीजों का डिटेल है, ये नीचे पुराने मरीजों के नंबर हैं। तो मैं डेली जब भी यहाँ बैठता हूँ तो मैं ये मरीज़ देखता हूँ, उसका नंबर है। मैं 80 से 90 मरीज़ जो है वो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ डेली देख रहा हूँ, ये आज तक का रिकॉर्ड है इसमें। तो मैंने जो मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि स्पेशलिस्ट नहीं हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैंने उनको भी यही बुलाया कि उनके पास जैसे कोई अगर ऐसा मरीज़ आता है जो उनकी समझ से बाहर है तो वो उसको रेफ़र करने से पहले एक बार मुझसे कंसल्ट जरूर करें, ताकि अगर मैं यहाँ उसको मैनेज कर सकूँगा तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि यहीं से यहीं इलाज करें। बेमतलब में मरीज़ को हम खानपुर, जींद या दूसरे मेडिकल कॉलेज रोहतक वगैरह में ना भेजें। सर, सफीदों की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आजकल बरसात का सीज़न है, मैं सबसे पहला संदेश तो ये दूंगा कि बरसात के सीज़न में हम जगह जगह पानी खड़ा होता है, उसमें मच्छर पनपते हैं। तो हमारी भी टीमें जाती हैं एरिया में, तो अगर किसी के घर में अगर पानी खड़ा है या आसपास में कोई गड्ढा है, पानी खड़ा है, तो उसमें पानी को खड़ा ना रहने दें, उसमें काला तेल डाल सकते हैं ताकि उससे मच्छर ना पनपे। ठीक है। और जैसे ड्राई डे बनाएं, ड्राई डे का एक कंसेप्ट है जिसमें सप्ताह में एक दिन अपने जो कूलर में पानी जो है वो खाली करके उसको सूखा करें। जो पानी लगातार कूलर में भरा रहता है उसमें मच्छर के लार्वा पनपने लग जाते हैं और उससे बीमारी फैलती है। पिछले साल मुझे जब मैं असम में था तो मुझे पता लगा था कि सफ़ीदों में डेंगू के काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए, डेंगू बहुत फैला था। डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से, और आजकल बरसातों का सीज़न है, मच्छर ज़्यादा फैलते हैं, तो मलेरिया तो कम है आजकल लेकिन डेंगू के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी पानी उनको घर के आसपास पानी है उसमें थोड़ा काला तेल डालें, और घर के अंदर देखिए एक घर के अंदर कूलर और एक फ्रिज ये हम खुद साफ़ करें। फ्रिज के पीछे एक टोकरी बनी होती है जिसके अंदर फ्रिज का पानी इकट्ठा होता है, उसके अंदर भी जब हमारी टीमें जाती हैं चेक करने के लिए, घर घर जाते हैं, जैसे हमारे जो MPSW वर्कर वगैरह जाते हैं, तो कई बार उसमें भी मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं, तो उसको भी समय समय पर साफ़ करते रहें ताकि उसमें भी मच्छर ना बने और बीमारी फिर ना फैले। सर, जो लाइसेंस बनवाने के लिए भी जो मेडिकल होता है उसके लिए भी हाँ, उसमें जो लाइसेंस की मेरे पास सफ़ीदों के कुछ लोग असम में आके लाइसेंस बनवाने आते थे, तो मैं उनसे पूछता था क्या दिक्कत है। तो दिक्कत यहाँ पे यही आती है कि डॉक्टर्स तो डेली बैठते हैं लाइसेंस बनाने के लिए,
लेकिन यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नहीं है। आंखों की जांच जो है वो ज़रूरी होती है करने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने सिविल सर्जन महोदय को जो है लेटर लिखा है यहाँ से कि सप्ताह में किसी 2 दिन, कोई भी 2 दिन जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की यहाँ ड्यूटी लगाई जाए। अगर किसी की ड्यूटी लग जाती है तो हम लाइसेंस के लिए वो 2 दिन फिक्स कर देंगे। फिर जनता जो भी बनवाने आएगी उन 2 दिन में ही आएगी। अभी तक किसी की डेपुटेशन नहीं हुई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैडम शीघ्र ही किसी न किसी की डेपुटेशन करेंगे। अभी तक तो हम यही कर रहे हैं कि आंखों के चेकअप हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाते हैं, उसके बाद हम लाइसेंस यहाँ बनाते हैं। लाइसेंस डेली बनते हैं अदरवाइज। कोविड वैक्सीन का जैसे कि सरकार ने कोविड वैक्सीन का फ्री कर दिया है कि मतलब अब 60 से नीचे भी फ्री लगेगी। हाँ, अब मैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अब तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो ये आगे 18 साल से ऊपर भी जो है वो सभी को कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, और उसमें बूस्टर डोज के जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया है। देखिए, पहला टीका और दूसरे टीके का तो सभी को पता है। बूस्टर डोज का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि जो कोरोना के खिलाफ हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाना, बूस्ट करना। बूस्टर का मतलब ही होता है बूस्ट करना। शहर में जाएंगी और घर में ही जो है कोरोना का टीका लगाएंगे। तो जो भी आदमी जिनके पास घर में टीम आती है, तो जिनको टीका ड्यू बनता है, चाहे जिनका दूसरा ड्यू बनता है, क्योंकि दूसरे टीका भी मुझे पता लगा है कि दूसरा टीका भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने दूसरा टीका नहीं लगाया। पहला टीका तो ऑलमोस्ट सभी को लग चुका है, लेकिन दूसरे में अभी जो जींद डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट है वो 74% लोगों को सेकंड डोज लगी है अभी। तो सेकंड डोज में भी हमारा जो ज़िला है जींद ज़िला, उसमें अभी जो है 26% की कमी है। तो जो जो सफ़ीदों के इलाके में हमारे जो भाई बहन हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है, अगर हमारी टीम अगर आपके पास घर में आती है तो सेकंड डोज लगवाएं, या फिर जिसका बूस्टर डोज ड्यू बनता है, जिसके 6 महीने हो गए हैं सेकंड डोज के, वो बूस्टर डोज लगवाएं। यहाँ टीकाकरण हॉस्पिटल में डेली होता है, तो यहाँ कभी भी आगे टीका लगवा सकते हैं। जी सर, सफ़ेदों का जो सामान्य हॉस्पिटल है इसको सफ़ेद हाथी कहा जाता है, तो आप जनता से ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है जो तस्वीर है वो जल्दी बदलने वाली है? देखिए, सफ़ेद हाथी इसको क्यों कहा जाता है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन सफ़ेद हाथी कहने का मेन कारण जो है, जो जनता की तरफ से रहा होगा वो ये रहा होगा कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो मैं मानता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ इस सिविल हॉस्पिटल में, तो मैं अकेला ही डॉक्टर हूँ। तो 14 डॉक्टरों की यहाँ पोस्ट है, उसमें से एक मैं आया हूँ अभी, और 13 पोस्टें अभी खाली हैं। लेकिन 1252 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस जुलाई के महीने में हमें कुछ डॉक्टर और मिल जाएं। इमरजेंसी के लिए हम मुआना से डॉक्टर्स की ड्यूटी यहाँ लगा के हम इमरजेंसी में काम करवा रहे हैं। बाकी जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए मरीजों को रेफ़र करना पड़ता था, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जिसको मरीज़ को दिक्कत ज़्यादा लगती है वो हमारे यहाँ आके मुझसे कंसल्ट करे। अगर हमारे पास उसका इलाज संभव होगा तो कोशिश करेंगे उसका यहीं कहीं इलाज करें, उसको मरीज़ को कहीं दूसरे शहर में ना जाना पड़े।